हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो चैप्टर चल रहा है पाठ नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं, उसके समापन की ओर है। पाठ 5 प्राथमिक क्रियाएं। हमने शुरुआत से बात करें, प्राथमिक क्रियाएं वही होती हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, आप समझ चुके हैं, जिसमें हम सीधा ही प्रकृति से प्राप्त पदार्थ का सीधा ही उपभोग कर लेते हैं, वो प्राथमिक क्रियाएं होती है। हमने आखेट भोजन संग्रहण पढ़ा, हमने पशुपालन पढ़ा, कृषि के विभिन्न रूप पढ़े। हम विशिष्ट कृषि को पढ़ेंगे। अब हम कृषि लेते हैं, जैसे आपने आदिमकालीन पढ़ा, निर्वाह पढ़ा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ा। अब हम एक रूप लेते हैं, जैसे डालकर लेते हैं रोपण कृषि। क्या नाम है इसका? रोपण कृषि। दूसरा इसका नाम है बागानी कृषि। दूसरा क्या नाम है इसका? बागानी कृषि। अब देखिए बेटा, बागानी कृषि या रोपण कृषि को मैं आपको नक्शे से बताना चाहूंगा कि जब उपनिवेशवाद था, हाँ, और यूरोपियन कंट्री है आपके, जो फ्रांस है, आपके स्पेन है, आपके मुख्यतः अपनी बात करें इंग्लैंड है, ये जो कंट्रियां थी, इनमें उपनिवेश बनाने की होड़ थी, ये उपनिवेश बना रहे थे। तो उस वक्त क्या था, उपनिवेश जब बना रहे थे तो पहले क्या करते थे उपनिवेश के अंदर, ये पहले अफ्रीका, जैसे अफ्रीका जो कंट्री है, या हमारे भारत की जो भारत में श्रीलंका है, यहां से क्या करते थे, इनको जो कुछ बागान लगाने जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए चाय के बागान है, या फिर कॉफी के बागान है, या फिर गन्ने के लगाने हैं, या फिर जैसे रबर के लगाने हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इनको उपनिवेश तो मिल गए, वहां पे इनको उपनिवेश मिल गया, जगह मिल गई, और साथ में यहां पर इनको मिल गया सस्ता श्रम मिल गया, मजदूर मिल गए। तो इन्होंने वहां पर क्या कर दिया, वहां पर बागान लगाने शुरू कर दिए। इसको बोलते हैं रोपण कृषि या बागानी कृषि। करता कौन था? यूरोपियन कंट्री करती थी। किया क्या, कहां पर किया गया था? उपनिवेश क्षेत्रों में किया गया था। वहां पर मजदूर कहां से मिले? मजदूर वहीं से मिले, श्रम मिले, या तो वहीं पर कर लिए, यहां से वहां से उनको उठाकर दूसरी जगह पर ले जाया गया क्योंकि मजबूर थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया? अधिक पूंजी लगाई, इनके पास तकनीक थी, तकनीक भी लगाई, हाँ, और लाभ कमाना इनका उद्देश्य था। तो ये थी रोपण कृषि या बागानी कृषि। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही ढंग से इसको समझ रहे होंगे। यानी रोपण कृषि क्या होती है, अगर हम एक सीरीज बनाएं, ये की गई यूरोपीय देशों के द्वारा की गई। कहां पर की गई? ये उपनिवेश जो बनाए गए थे वहां पर की गई। ये यहां पर क्या करते थे, यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर निवेश किया, पूंजी का निवेश किया, यहां पर निवेश किया, तकनीक का निवेश किया, और यहां पर इनको क्या मिल रहे थे? सस्ते श्रम मिल रहे थे, सस्ते मजदूर मिल रहे थे। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था अधिकतम लाभ कमाना था, अधिकतम लाभ कमाना था। तो परिभाषा क्या बनती है कि यूरोपीय देशों के द्वारा, जब उपनिवेशवाद था, ये यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेश क्षेत्रों में अधिक पूंजी और तकनीक के द्वारा जो कृषि की गई, उसे हम रोपण कृषि या बागानी कृषि कहते हैं, जो अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई थी, और वहीं पर उनको सस्ते श्रम भी, मजदूर भी वहीं पर मिल रहे थे। तो परिभाषा को रटना नहीं है। कर कौन रहा है? यूरोपीय देशों के द्वारा। अब देखो, मैं कहता हूं कि कोई भी परिभाषा उसको रटना नहीं है, अपने शब्दों में बनाए। आपके दिमाग में थीम होनी चाहिए। कर कौन रहा है? अच्छा, इंग्लैंड ब्रिटेन वाले लोग कर रहे हैं। कर कहां रहे हैं? चलो भारत में कर रहे हैं, ठीक है। और जो कृषि के चाय के बागान लगाए गए, रबर के बागान लगाए गए, गन्ने के बागान लगाए गए, वो सब कृषि क्या थी? आपकी रोपण कृषि, बागानी कृषि थी। तो यूरोपियन, परिभाषा बोलूंगा उसका अलग हो, लेकिन भाव वही रहेगा कि यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशी क्षेत्रों के अंदर अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी और तकनीक का निवेश किया गया और एक फसली उत्पादन किया गया, जिसे रोपण कृषि कहते हैं। यहां पर एक विशेषता और थी कि एक फसली कृषि थी। एक फसली यानी एक ही फसल का, जिस क्षेत्र में किया जा रहा बागान एक ही फसल का था, चाहे वो चाय का बागान हो, चाहे वो कॉफी का बागान हो, चाहे फिर वो आपके रबर का बागान हो, चाहे वो गन्ने का बागान हो। ये आपकी रोपण कृषि बागानी कृषि थी। पूंजी बहुत अधिक लगी थी, बहुत अधिक पूंजी का निवेश किया गया था, और उनके पास में पूंजी की कोई कमी नहीं थी, मजदूर वहां पर मिल रहे थे आराम से। अच्छा, कैसे किया गया? देखिए, आप अगर बात करें, हम फ्रांसीसी लोगों की देखिए बात करते हैं, तो फ्रांसीसी जो थे, उन्होंने क्या किया गया कि जो पश्चिमी अफ्रीका है, अभी मैं नक्शे में बताऊंगा आपको, मैं पश्चिमी अफ्रीका जो क्षेत्र था, वहां पर कॉफी और कोको जो पेय पदार्थ होता है, इनके बागान लगाए पश्चिमी अफ्रीका में। अगर हम बात करते ब्रिटेन की, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं, हाँ, उस ब्रिटेन ने क्या किया? भारत और श्रीलंका में किसके बागान लगाए? चाय के बागान लगाए। किसके बागान लगाए? चाय के बागान लगाए। इसके साथ में ही इन्होंने मलेशिया में ही, पास में मलेशिया था, वहां पर किसके बागान लगाए? रबर के बागान लगाए। किसके बागान लगाए? रबर के बागान लगाए। और पश्चिमी द्वीप समूह
मध्य अमेरिका कह सकते हैं, वहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने गन्ना और केले के बागान लगाए, गन्ना और केले के बागान लगाए। ठीक है, तो इन्होंने एक फसल किया, जब चाय लगा दी वहां चाय के बागान थे, जहां रबर थे वहां रबर के बागान थे। अब वैसे ही अगर हम बात करें, हॉलैंड जो वासी थे, हॉलैंड, उनका पूरा अधिकार कहां था, इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया पास में, तो मलेशिया के पास में, लेकिन हॉलैंड पर, इंडोनेशिया पर अधिकार किसका था, हॉलैंड का। क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा है इस वक्त यूरोपियन कंट्री की होड़ लग गई थी, जैसे होता है ना कि कौन सी जमीन रोकें, तो उन्होंने कहा था किस देश को हम अपने अधिकार मिले, तो हॉलैंड ने इंडोनेशिया को ले लिया, और इंडोनेशिया में किसके बागान लगाए, गन्ने के बागान लगाए। इसी सीरीज में एक बहुत ही फेमस आता है, उसका नाम है अपने, जैसे मान लीजिए बात करें ब्राजील में कॉफी के बागान लगाए गए थे, ब्राजील में कॉफी के बागान लगाए गए, और उन कॉफी के जो बागान हैं उनको कहते हैं फेजेंडा। क्या कहते हैं, फेजेंडा। क्या कहते हैं, फेजेंडा। तो प्रश्न यहां पर बनता है, रोपण कृषि, बागानी कृषि कहां पर क्या है, किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशिक क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, जो अधिक पूंजी के निवेश से की जाती है। आप ये बोलेंगे कि यहाँ करी कहाँ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि जो उपनिवेश बताया आपको मैंने, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, क्योंकि जो चाय है, कॉफी है, ये सब कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उग रही है। अच्छा, एक फसली कृषि है, फ्रांसीसी ने पश्चिम अफ्रीका में किया, कॉफी और कोको का बागान लगाए। कैसे, आप समझिए, आप नक्शे में आ सकता है, जहां पर भी कोई कंट्री का नाम आ जाए तुरंत आप नक्शे में देखिए। आप फ्रांस को देख रहे हैं, तो फ्रांस कहां पर है, फ्रांस आपके भूमध्य रेखा से आप ऊपर जाएंगे तो यहां से जो आपके पुर्तगाल है, स्पेन है, और ये आपका फ्रांस है। और फ्रांस कहां जाएगा, अफ्रीका के कौन सा भाग, पश्चिमी भाग, अफ्रीका का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। आपके जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने एक तो किया मध्य अमेरिका में, ये मध्य अमेरिका हो गया आपका, देख सकते हैं आप, ये जो बेल्ट है मध्य अमेरिका है। फिर इसके अलावा इन्होंने कहां पर किया, भारत में किया, श्रीलंका में किया, और ये मलेशिया में किया, और इंडोनेशिया में किया, हॉलैंड में, यहां पर ये बागान लगाए। तो रोपण कृषि बड़ी ही रुचिकर कृषि है, विशिष्ट कृषि है, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई थी। अच्छा, लेकिन अब क्या है, अब यहां पर क्या है कि रोपण कृषि की गई थी किसके, यूरोपीय लोगों के द्वारा, लेकिन अब लोग चले गए। जैसे भारत की बात करें, भारत में अगर चाय के बागान लगे हुए हैं यहाँ पर, तो वो चले गए, तो अब ये किसके अधीन में आ गए हैं, सरकार के अधीन में आ गए हैं, या फिर किसी निजी संस्था के अधीन में आ गए हैं। अब ये यूरोपियन कंट्रियों के अधीन में नहीं है। वर्तमान में अगर कुछ प्रश्न आ जाता है कि रोपण कृषि की सार्थकता क्या है, ये वर्तमान में आप किसके अधिकार में है, तो ये सरकार, जिस देश की सरकार है उसके अधीन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये प्रश्न इसका बहुत अच्छा आता है, यहां पर इनका भी आता है, इन क्षेत्रों का भी आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लेते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि समझिए, नाम से स्पष्ट करता हूं मैं, मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब मिश्रण करना, यानी दो चीज एक साथ करना। तो यहां पर बेटा फसल भी होगी, और फसल के साथ में पशुपालन भी होगा, फसल प्लस पशुपालन। मतलब जहां क्षेत्रों में फसल और पशुपालन दोनों को व्यापारिक उद्देश्य से किया जा रहा है, अच्छे तरीकों से किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं मिश्रित कृषि। उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। समझिए आप। अब हम बोलेंगे कि भाई हम भी अपने गांवों के अंदर खेती करते हैं और पशु भी पालते हैं, लेकिन आपके जो पशु हैं वो दैनिक उपयोग के लिए, वो इतने बड़े स्तर पे नहीं, इसलिए मिश्रित कृषि जो विशिष्ट रूप से मानेंगे, ये की जाती है विकसित देशों में, विकसित क्षेत्रों में। कहां की जाएगी ये, अगर क्षेत्र की बात करें तो ये है विकसित क्षेत्र, हम जिस रेफरेंस से पढ़ रहे हैं। और विकसित क्षेत्र को दो क्षेत्र बड़े ही विशिष्ट बताए गए हैं, बार बार पढ़ेंगे आप। एक तो पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश, और दूसरा आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्वी आपका यूएसए, या फिर कनाडा भी ले सकते हैं। ये जो हिस्सा है, पूर्वी बेल्ट वाला हिस्सा है, वो आपका विकसित क्षेत्र होता है, वहां पर की जाती है मिश्रित कृषि की जाती है। यहाँ पर पशुपालन और फसल एक साथ उगाई जाती है। आपकी जो फसल होगी वो क्या होगी, फसल आपकी होगी गेहूं, मक्का, और साथ में जब पशु साथ में है तो साथ में क्या होगा, चारा होगा। क्या होगा, चारा होगा। इस बात को देखिए आप, समझिए आप बात को, यहां पर क्या होगा, चारा होगा। तो ये मिश्रित कृषि है, विकसित क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। और यहां पर आप इस बात को भी समझिए, पशु चारा होगा, और यहां पर एक काम किया जाएगा, उसको बोलते हैं सस्यावर्तन। सस्यावर्तन इसलिए क्या आता है, सस्यावर्तन यानी फसल को बदल बदल कर बोना, सस्य यानी फसल, और आवर्तन यानी बदल कर बोना। तो बदल कर क्या, कभी गेहूं मक्का उगा रहे हैं, साथ में चारा भी उगा लिया, जिससे कि भूमि का उपजाऊपन बना रहे। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए यहां पर सस्यावर्तन किया जाता है, उपजाऊ बनाने के लिए। और एक होता है अंत फसली भी क्या आता है। पशु कौन से होंगे यहाँ पर, अगर पशुपालन की बात करें तो पशु होंगे, भेड़ होगा, बकरी होगा, सुअर होगा, और मुर्गी पालन भी होगा यहाँ पर
गाय और भैंस नहीं है, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी है, ये यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो भी रोजगार करेंगे उनको रोजगार साल भर मिलेगा, जो कि फसल तो होगा लेकिन पशुपालन जो होगा उन फसल, उनकी चिकित्सा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुविधा के लिए पशु मतलब जो भी रोजगार रखा जाएगा पूरे साल भर होगा, तो रोजगार साल भर मिलेगा। तो ये मिश्रित कृषि है। मेन क्या है कि यहाँ पर फसल और पशुपालन साथ साथ में किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, मैं आपको बेल्ट बताना चाहूँ तो बेल्ट आप सुन लीजिए, आप इसको आप देख लीजिए। बेल्ट क्या थी? बेल्ट यही है, उत्तरी पश्चिम यूरोप यानी येली बेल्ट, और साथ में आपके यूरोप और कनाडा का आपका पूर्वी भाग, विशेषकर आपके यूएसए का पूर्वी भाग। आपको आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जब आपका यूरोपियन कंट्री जो थी, आपकी उत्तरी पश्चिम यूरोप थी, ये विकसित होने लगे, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी, तो यहाँ पर एक प्रवास होता है, और वो विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक जो सबसे बड़ा प्रवास था, इन्होंने प्रवास कहाँ किया? अमेरिका की इस क्षेत्र में किया, पूर्वी क्षेत्र में किया, और यहाँ जो लोग थे उनको पश्चिम की ओर धकेल दिया। तो यहाँ पर ये क्या लेकर आए? नई तकनीक लेकर आए, नई ऊर्जा लेकर आए। तो यहाँ की 90% जनसंख्या वहां से प्रवासी बताते हैं। तो ये क्षेत्र भी विकसित रहा, और इसका जो पूर्वी बेल्ट है वो भी विकसित रहा है। किस कारण? प्रवास के कारण। ठीक है, तो ये आपका प्रवास वाला आ गया। अब अगला हम पढ़ेंगे इसके साथ भूमध्य सागरीय कृषि। अगला हमारा है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि नाम से स्पष्ट है कि भूमध्य सागर के आसपास की जाएगी। विशेषता क्या है कि यहाँ खट्टे फल होते हैं। एक अगली विशेषता क्या है, क्योंकि ये पश्चिमी पछुआ पवन के प्रवाह के अंदर है, हम 11वीं में बात कर चुके हैं इसके बारे में, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ठंड के अंदर शीतकाल में वर्षा होती है, और जब शीतकाल में जब वर्षा होती है, जब बाकी पूरे यूरोपियन कंट्री के अंदर या अमेरिका में उस वक्त कुछ भी नहीं उगता है, तो यहाँ पर सब्जी बाकी उनको निर्यात की जाती है। मैं क्षेत्रों की बात करूँ आपसे, देखिए आपका इस पर क्षेत्र देखिए आप, ये आपका भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में यानी अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में, आपके यहाँ पर अटलांटिक महासागर में, इन वाले देशों में की जाती है। साथ में आपके यूरोप के दक्षिणी भाग में, आपके स्पेन में है, फ्रांस में है, इटली में, यहाँ पर की जाएगी। यहीं पर इसके साथ में ही जो इससे मिली जलवायु है वो आपके कैलिफोर्निया, जो मैक्सिको का पार्ट है, उसके दक्षिणी भाग में की जाएगी। आपके चिली के मध्य भाग में की जाएगी, और चिली के बिल्कुल साथ में सामने लेंगे आप ऑस्ट्रेलिया का भी दक्षिण पश्चिमी भाग में की जाएगी, दक्षिण पश्चिम भाग में की जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखना, पश्चिमी क्षेत्र आ रहा है, पूरा क्या आ रहा है? पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि पछुआ जो हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगी, तो वहां से जो बारिश होगी शीतकाल में। बारिश कब होगी? ठंड में होगी बारिश। यहाँ पर क्या होगी? ठंड में बारिश होगी, खट्टे फल उगेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, भूमध्य सागर का आपका अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र, जिसमें आपके अल्जीरिया आ गया, लीबिया आ गया, ट्यूनीशिया आ गया, आपका दक्षिणी यूरोप के देश हैं, आपके मैक्सिको का भी दक्षिणी भाग है, आपके यहाँ से अपन करेंगे चिली का भी मध्य भाग है, और यहाँ से दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है। ये भूमध्य सागरीय आपके कृषि के क्षेत्र हैं, भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र हैं। तो भूमध्य सागरीय कृषि, इसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि पहली बात तो ये कहाँ पर की जाएगी, क्षेत्र इसके क्या है? क्षेत्र हैं आपके भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र। अब तटवर्ती क्षेत्र में क्या आ जाएगा आपका? एक तो आ जाएगा आपका उत्तरी अफ्रीका, जिसमें आपका ट्यूनीशिया आ गया। ट्यूनीशिया से कहां चल जाएगी आप? उधर की तरफ चल जाएगी, अटलांटिक तट की तरफ चल जाएगी, वो पूरे देश आ जाएंगे। आपका दक्षिणी यूरोपीय देश आ जाएगा, दक्षिणी यूरोपीय देश, जिसमें आपके फ्रांस है, आपका इटली है, आपका स्पेन है, ये आपके देश आ जाएंगे। आपके दक्षिणी कैलिफोर्निया आ जाएगा, दक्षिणी कैलिफोर्निया। आपके मध्य चिली आएगा, वो भी पश्चिमी भाग है, और आपके दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। दक्षिण पश्चिमी आपके क्या आ जाएगा? इसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। साथ में आप इसमें क्या ले सकते हैं? दक्षिण पश्चिमी आपका ऑस्ट्रेलिया इसमें आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये आपका क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। विशेषता क्या है? यहाँ पे खट्टे फलों की कृषि की जाती है, खट्टे फलों की कृषि की जाती है। अंगूर, विशेषकर कौन सा है? अंगूर। और चूंकि यहाँ पर शीतकाल में बारिश होती है, तो शीतकाल के अंदर जो यहाँ पर सब्जी और जो फल उगते हैं, उनको जो यूरोप के अंदर उस वक्त अमेरिका में उस वक्त बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर यूरोप में और अमेरिका में, यूएसए लिख सकते हैं अपन, यूएसए में इनका निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो विशिष्ट
पुष्टिकृत फसल है, खट्टे फल की कृषि होती है और शीतकाल में किया जाता है। और ये आपके क्षेत्र आपको बता दिए, ये विशिष्ट भाग है। तो आपने पढ़ा भूमध्य सागर कृषि, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सरल शब्दों में समझिए, आप भूमध्य सागर के आसपास जाएंगे और उस वाली बेल्ट को ही आपको लेना है और कुछ विशिष्ट लेना है, जैसे मध्य चिली ले लिया, ये उसकी जलवायु की विशेषता रखते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे। आपने मिश्रित कृषि कर लिया, आपने भूमध्य सागर कृषि कर लिया, आपने रोपण कृषि कर लिया। अब हम पढ़ते हैं डेयरी कृषि, एक और लेते हैं हम डेयरी कृषि। अब देखिए डेयरी कृषि है, ये भी बड़ी विशिष्ट कृषि है और यूरोपियन कंट्री के हिसाब से ये कहां पर है, यूरोपियन। इसमें जो पशु पाले जाते हैं वो दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। दुधारू जो दूध देते हैं पशुओं का पालन किया जाता है, दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। क्षेत्र कौन से है इसके, ये क्या है, ये यूरोपियन कंट्री की ही एक विशिष्ट वो है, इसके अंदर यूरोपियन कंट्री की है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र आएंगे वो क्षेत्र है आपके 3 बेल्ट है। एक तो आपका वही क्षेत्र कौन से होंगे, वही विकसित क्षेत्र है। तो आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप आ जाएगा, हमने जो बताया था नक्शे में। साथ में आपका पूर्वी यूएसए वाला पार्ट आ जाएगा और तीसरा पार्ट आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया कर सकते हैं आप, तस्मानिया भी कर सकते हैं और न्यूजीलैंड भी ले सकते हैं आप इसमें। ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट आ जाएगा आपका, जहां पर डेयरी कृषि की जाएगी, देन दुग्ध उत्पादन आपका इसमें किया जाएगा। ये समझिए आप इसमें, ठीक है। दुधारू पशुओं का, अब यहां पर क्या किया जाएगा, दुधारू पशु का है तो यहां पर पशुओं के स्वास्थ्य, उनकी चिकित्सा और दूध निकालने के जो यंत्र होते हैं, कि दूध भी बेटा यहाँ पर क्या होता है, पशुओं को एक साथ रखा जाता है, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। उनके डॉक्टर जो आते हैं दूध निकालने के लिए एक साथ दूध एक यंत्रों के द्वारा निकाला जाता है, मैनुअली निकालने रहता, मतलब व्यक्ति के द्वारा निकाला, मशीनों के द्वारा। तो इसके कारण बड़े स्तर पर किया जाता है, तभी तो इसका नाम डेयरी कृषि है, तभी इसका नाम क्या है, डेयरी कृषि है। तो उनके स्वास्थ्य है, चिकित्सा, दूध यंत्र के लिए, या फिर बात कर सकते हैं प्रजनन के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इस पर क्या दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसके कारण जो वहां पर लोग होते हैं उनको इसके प्रजनन के लिए क्या किया जाता है, तकनीक व पूंजी का निवेश किया जाता है, तकनीक, अच्छी तकनीक और पूंजी का निवेश किया जाता है। और यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो श्रम होता है, उनको साल भर रोजगार मिलता है, साल भर रोजगार मिलता है। और साल भर रोजगार मिलेगा ही, क्योंकि पशुओं का ध्यान तो पूरे साल भर रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कहाँ की जाती है मुख्यतः, ये नगरों के समीप की जाती है, नगरों के समीप की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि इनसे जो प्राप्त उत्पाद है, जो आपका जो पनीर है, आपका जो मक्खन है, जो आपका दूध है, वो जल्दी खराब नहीं हो, उसको शीघ्र कहाँ पहुंचा दे, बाजारों के पास पहुंचा दे। कहाँ पर पहुंचा दे, बाजारों में पहुंचा दे। इसलिए कहाँ की जाएगी, ये नगरों के समीप की जाएगी। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक चीज है, समझिए आप कि कहाँ की जाएगी, नगरों के समीप की जाएगी, जिससे आप अपने उत्पाद को शीघ्र पहुंचा दे। मान लीजिए दूर की जा रही है, क्योंकि नगरों के पास समस्या क्या आती है, नगरों के पास अब जब नगरीय भूगोल पढ़ेंगे आप समझेंगे कि नगरों के पास समस्या ये आती है कि नगरों के पास आपको जमीन सस्ती नहीं मिलती है। तो अगर मान लीजिए आप दूर करेंगे तो दूर भी कर सकते हैं आज वर्तमान काल में, लेकिन वहां पर आपको रेफ्रिजरेटर या जो प्रशीतक होते हैं, ठंडे जो होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर क्या किया जाएगा, इन सामानों को रखा जाएगा जिससे खराब नहीं हो, और फिर इनको बाजारों में आप उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से की जाएगी। तो ये आपकी डेयरी कृषि हो गई। अब डेयरी कृषि के बाद है आपकी सब्जी कृषि। एक साथ लूंगा आपके, इसमें लूंगा आपकी मैं सब्जी, फल और उद्यान कृषि, सब्जी, फल और उद्यान कृषि। ठीक है, अब सब्जी जो फल उद्यान कृषि है, ये भी कहां की जाएगी, आप इसको समझिए। ये जो हम इसको हम कह सकते हैं कि ये भी कहां की जाएगी, आपके नगरियों के समीप। क्षेत्र कौन से होंगे, जहां भी करोगे आप नगरों के समीप की जाएगी, नगरों के समीप की जाएगी। नगरों के समीप क्यों की जाएगी, क्योंकि सब्जी है वो भी खराब होने वाला पदार्थ है, फल भी जल्दी खराब हो जाएगा, उद्यान यानी पुष्प वो भी जल्दी खराब हो जाएंगे। तो खराब ना हो और तैयार माल को जल्दी से जल्दी आप बाजार तक पहुंचा दो, इसके लिए की जाएगी ये आपके नगरीय क्षेत्रों के पास में ये की जाएगी। ये आप उसको ध्यान रखना है, नगरीय क्षेत्रों। और विशेषकर ये फसल कहाँ की, ये उत्पादन ये कहाँ से हुई है, ये पूरी यूरोपियन कंट्री से है। तो ये एक पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी, जैसे मान लीजिए हम बात करें उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, वही क्षेत्र आ जाएंगे, और आपका पूर्वी यूएसए है, उन क्षेत्रों में ये की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में की जाएगी, नगरों के आपके इसके समीप की जाएगी। इसके अंदर क्या होता है आपके पास में, जब नगरों के समीप की जाएगी, आपको परिवहन, अच्छे परिवहन के साधनों की आवश्यकता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छी तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी, विशेषता आ जाएगी। नगरों के समीप की जाएगी, क्षेत्रीय आगे, और परिवहन, पूंजी, और इसमें आपको तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। अब
कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फल होते हैं जिनको विशिष्ट की जरूरत होती है। मान लीजिए कुछ होते हैं जो उष्ण कटिबंधीय में होते हैं, तो ये क्या कहता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसके लिए क्या कह जाएंगे, हरित ग्रह, या फिर उसको हम दूसरा नाम लेते हैं कृत्रिम ताप ग्रह। कृत्रिम ताप ग्रहों की क्या की जाएगी, उसको बनाया जाएगा, जिससे उनको टेम्परेचर दिया जाए। एक ऐसा कमरा होता है, इसमें रूम टेम्परेचर होता है। मान लीजिए बाहर टेम्परेचर तो माइनस में चल रहा है, माइनस 10 डिग्री में चल रहा है, अंदर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और वहां पर वो फसलों का यानी सब्जी फलों पुष्पों को उगाया जा सकता है। तो ये विशेषता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हरित ग्रह या कृत्रिम ताप ग्रहों की इसमें क्या की जाएगी, इसको लिया जाएगा, कृत्रिम ग्रहों को लिया जाएगा। ये आप समझ गए आप। अच्छा, और इसमें कुछ हम फल लेते हैं, पुष्प लेते हैं, जैसे एक है नीदरलैंड। नीदरलैंड में बात करें तो वहां पर एक पुष्प है, उसका नाम है ट्यूलिप। वो ट्यूलिप जो पुष्प है उसको उगाया जाता है, विशिष्ट उगाया जाता है, और इसको यूरोप में क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। किताब में दे रखा है। तो ट्यूलिप पुष्प कहां पर, नीदरलैंड में, और उसको निर्यात कहां किया जाता है, निर्यात किया जाता है आपके, कहां पर किया जाएगा, आपके यूरोप में किया जाएगा। क्षेत्र आपने पढ़ लिया, आपने यूएसए और ये वाला भाग आ गया। फल की बात करें तो इसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी आ सकता है, क्योंकि खट्टे फल है तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, केवल अगर हम सब्जी है, फल उद्यान है, लेकिन अगर केवल हम सब्जी कृषि करें, इसको आप ध्यान से देखना, केवल अगर किसान सब्जी कृषि करता है तो इसको हम कहते हैं ट्रक फार्मिंग। क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। समझ रहे हैं, सब्जी फल उद्यान कृषि एक साथ हो रही है, लेकिन केवल ट्रक सब्जी कृषि की रहती है, इसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग। और इसका ट्रक फार्मिंग का उदय हुआ है वो यूएसए से हुआ है, अमेरिका से हुआ है। आपको इतना ही समझना है, कहां से हुआ है, अमेरिका से हुआ है। एक कृषि का रूप और है इसी के अंदर ही, उसको भी आप समझ लीजिए, कारखाना कृषि। क्या कहते हैं, कारखाना कृषि। उलझना नहीं है, समझना है आपको। सब्जी फल उद्यान कृषि मैं आपको समझा चुका हूं, केवल अगर सब्जी की जाएगी सब्जी कृषि। अब कारखाना कृषि क्या होती है, कारखाना कृषि में क्या होता है कि पशुओं को तो एक बाड़े में रख देते हैं, और एक पास में ही एक कारखाना होता है। कारखाना यानी एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि एक स्टोर होता है, जिसमें उन पशुओं के लिए क्या कहता है, खाना लेकर आ जाया जाता है। यानी पशुओं को तो एक क्षेत्र में रख दिया गया, और यहां से कारखाने में से उनके लिए तैयार खाना लेकर उनको लाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, और फिर उनसे वो आप जो भी, जिस तरीके से मान लीजिए आप दुग्ध ले रहे हैं, मांस ले रहे हैं, जो भी आप उत्पाद चाहिए वो लेते हैं। तो ये भी कहां पर है, आपके वही यूएसए में और यूरोपीय कंट्री के अंदर है। और यहाँ पर कारखाने में तैयार माल को, जो पशुओं को बाड़े में रखा रहता है, उनको दिया जाता है और उनसे उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जिसको हम कारखाना कृषि कहते हैं। कारखाना कृषि में पशु आ रहे हैं, सब्जी कृषि के अंदर ट्रक फार्मिंग में सिर्फ सब्जी आ रही है, और बाकी आपने पढ़ लिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने अभी पढ़ा, हमने रोपण कृषि पढ़ लिया, हमने मिश्रित कृषि पढ़ लिया, हमने भूमध्य सागरीय पढ़ लिया, सब्जी पढ़ लिया, डेयरी कृषि पढ़ लिया। अब दो कृषि बड़ी ही महत्वपूर्ण है और एक साथ है, आप इसको समझिए। इसमें क्या होता है, मैं दोनों को एक साथ लेना चाहूंगा जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। एक तो है सहकारी कृषि, और एक है सामूहिक कृषि। समझिए आप। देखिए सहकारी कृषि क्या होता है, सामूहिक कृषि क्या होता है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझेंगे हम। आपको मान लीजिए आपकी क्लास है, आपकी क्लास के अंदर मैंने कह दिया कि आपको किसी की किताब लेके आनी, बुक लेके आनी, ज्योग्राफी की, भूगोल की बुक लेके आनी है, और भूगोल की किताब मिल रही 40 रुपए की। आप एक बच्चा जाएगा दुकान पर 40 की मिलेगी, लेकिन आप सोचते हैं कि यार ये तो महंगा हो जाएगा। तो आपका उद्देश्य क्या है कि आपको बुक मिल जाए, थोड़ी सस्ती मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे अपना, और पैसा इकट्ठा करने के बाद में सब एक या दो बच्चे जाके वहां जाएंगे और उसको एक साथ पैसा देंगे कि हमको कितनी किताब चाहिए, 40 किताब चाहिए। तो वो जो 40 रुपए की किताब थी, आप कितने भी बच्चे हैं वो आपको 30 रुपए मिल जाएगी। तो आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो इसी को कहते हैं सहकारी कृषि। इसमें क्या होता है कि किसान जो होते हैं वो मिलकर, यानी क्या करते हैं, मिलकर एक निश्चित लाभ के लिए, अधिक लाभ के लिए एक क्या कर लेते हैं, संस्था बना लेते हैं, एक संस्था का निर्माण कर लेते हैं। सहकारी संस्था कह सकते हैं हम, सहकारी संस्था का निर्माण कर लेते हैं। किसान अधिकतम लाभ के लिए सहकारी संस्था का निर्माण कर लेते हैं, और जो संस्था का निर्माण करके जो कृषि करते हैं उसे कहते हैं हम सहकारी कृषि। क्या कहते हैं, सहकारी कृषि। यानी जो किसान होते हैं वो समूह के रूप में किसान जो होते हैं वो अधिकतम लाभ कमाने के लिए सरकारी संस्था बना लेते हैं, वो कृषि करते हैं, वो उसको कहते हैं हम सहकारी कृषि। क्या कहते हैं हम, सहकारी कृषि। अब ये संस्था क्या करती है, ये संस्था करती है इनके लिए मान लीजिए रासायनिक उर्वरक लेके आएगी एक साथ सबके लिए, पूरे किसान बता देते हैं भाई हमको इतना उर्वरक चाहिए।
आपके लिए कोई कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर वैक्टर है, वो खरीद कर लेके आएगी। कोई लोन लेना हो तो वो लेकर आएगी। इस तरीके से संस्था ये पूरा काम करती है। और जैसे मैंने आपको बताया, आप बच्चे किताब लेकर आ गए, अब किसी की किताब फटी हुई निकल गई तो वो तो वही भुगतेगा, ये थोड़ी समूह में होगा। तो यहां पर भी क्या होता है कि जो लाभ होता है या जो हानि होती है वो क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। लाभ और हानि क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। उनका काम खाली क्या रहता है, सहकारी संस्था के द्वारा ये जो भी उत्पाद चाहिए, जो भी आपके सहायक चाहिए सहायता के लिए, उनको सामूहिक रूप से खरीद ले सस्ते दाम पर। तो परिभाषा क्या बनी कि सहकारी कृषि में क्या होता है कि किसान समूह में मिलकर एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए आपका, निश्चित उद्देश्य के लिए अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से एक सरकारी सहकारी संस्था बना लेता है, जिसके कारण वो रासायनिक उर्वरक, कृषि यंत्र आदि को एक कम दाम पर खरीदता है और मिलकर जो कृषि करता है उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें लाभ और हानि क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। लाभ और हानि क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। आपको इस बात को समझना है। और इस कृषि का विकास क्या हुआ है, ये यूरोपियन कंट्री में हुआ है, लेकिन विशेषकर सहकारी कृषि कहां से आई है, वो डेनमार्क से आई है। कहां से आई है, डेनमार्क से आई है। डेनमार्क के बाद में आप चाहे नीदरलैंड ले लीजिए, आप कहां पर ले लीजिए, डेनमार्क के साथ में आप क्या ले लेंगे, आप नीदरलैंड ले लीजिए, आप बेल्जियम ले लीजिए, बेल्जियम ले लीजिए। यहां पर ये कृषि विकसित हुई ज्यादा, लेकिन कहां से आई है, डेनमार्क से आई है। समझ रहे हैं आप। सामूहिक कृषि को लीजिए, सामूहिक कृषि के अंदर क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, नहीं गांव में काम कर रहे हैं किसान, भाई ऐसा करते हैं अपन समूह में कृषि करते हैं। मेरे पास मान लीजिए 10 बीघा जमीन है, आप उदाहरण लीजिए, अब 10 बीघा है, अब चाहे कितनी जमीन हो, चाहे 5 ही हो, मैं तो 10 बीघा कह रहा हूं, 10 बीघा जमीन है। अब क्या करेंगे, समूह के अंदर एक व्यक्ति आएगा, जो संस्था आएगी, पर हम समूह में खेती करेंगे। मैं क्या करूंगा, अपनी यहां पर से 8 बीघा जमीन मैंने दे दी, ठीक है, लेकिन मैं 2 बीघा जमीन अपनी रख लूंगा। तो इसमें क्या होता है कि 2 बीघा मैंने क्यों रखी, मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए, मेरे व्यक्तिगत कामों के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे रहना है, या मुझे खुद के लिए कोई पशुओं को रखना है, और ऐसे उत्पादन करना जो मेरे काम आ जाए। तो यहां पर क्या होता है कि जमीन सामूहिक रूप से, यानी किसान क्या करते हैं, समूह के रूप में क्या कर लेते हैं, कृषि करते हैं। यहां पर जो उत्पाद आता है, कृषि यंत्र आते हैं, खाद आती है, बीज आता है, वो सब क्या आता है, समूह रूप से होता है। और जो लाभ और हानि होती है, लाभ और हानि होती है, उस पर जो स्वामित्व होता है वो संपूर्ण समाज का होता है। यानी लाभ हानि क्या होती है, संपूर्ण समाज की होती है। जो भी समाज मिलता है, जो भी लोग मिलते हैं उसमें, वो क्या होता है, संपूर्ण समाज का होता है इसके अंदर। यानी एक किसान का नहीं होता, लाभ भी होगा तो उसका होगा, हानि भी होगा तो उसका होगा। यानी इसमें फर्क समझ गए आप। इसमें भी आपके सामान एक साथ खरीदा जाएगा, लेकिन लाभ और हानि व्यक्तिगत होगी। जबकि इसमें सामूहिक कृषि में क्या होता है, सामान भी एक साथ खरीदा जाएगा, खेत भी एक साथ मिला लिए जाएंगे, और फिर जो कृषि की जाएगी उसे हम सामूहिक कृषि कहते हैं। और इसमें लाभ और हानि संपूर्ण समाज की होती है। इसको ध्यान रखना है आपको। हाँ, एक विशिष्ट बात है कि किसान अपने लिए कुछ खेतों को बचा के रख लेते हैं, जिसमें अपने व्यक्तिगत कामों को वो कर लेते हैं, है ना। और इसको किया क्या हुआ था, उद्देश्य, आप इसको समझिए, विशिष्ट रूप से इसको समझिए कि क्या होता था कि जब किसान अपने व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे, कृषि का गहनतम उपयोग कर रहे थे, भूमि बंजर हो रही थी, तो ऐसा सोचा कि ऐसा ना करें, हम एक करें, मिलकर काम करते हैं। तो कृषि की दशा को सुधारने के लिए, ठीक है ना, कृषि की दशा को सुधारने के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए, ठीक है ना, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए, है ना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए क्या की गई, सामूहिक कृषि की गई। क्या गया, देखा गया कि भाई आप सहकारी कृषि कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यक्ति अपने उत्पादन कर रहा है और देश खाद्यान्न की समस्या आ रही है। तो कृषि की दशा को सुधारने के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि की गई। और ये हुई कहां से, ये शुरुआत हुई है इसकी सोवियत संघ से। कहां से हुई है, सोवियत संघ से। और सोवियत संघ में इसको क्या कहते हैं, कोल्खहॉज। क्या कहते हैं इसको, कोल्खहॉज कहते हैं इसको, कोल्खहॉज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोल्खहॉज कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन खेतों को रख लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये पार्ट। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि बिल्कुल अलग है, अलग तरीके से। व्यक्तिगत लाभ खुद के होंगे, उसमें समूह के रूप में होंगे। कुछ जो देशों के नाम हैं वो बता देता हूं मैं आपको। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप देश जो भी नाम आए वो अपन कर सकें। देखिए, पहली बात तो आपके यहाँ देखिए, आप ये जो नाम आते हैं, एक तो होता है नॉर्वे, एक होता है स्वीडन, एक होता है फिनलैंड। ये तीनों देश यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी यूरोप में है। इसको स्कैंडिनेवियन देश भी कहते हैं, स्कैंडिनेवियन देश भी कहा जाता है, ठीक है।
और आपके जो आपको बताया मैंने, जैसे बेल्जियम बताया, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये पश्चिमी जो यूरोपियन कंट्री है उनके देश हैं। आपके बेल्जियम हुआ, आपका डेनमार्क बिल्कुल यहाँ पर है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में है डेनमार्क। कहाँ पर है? नॉर्थ सी और इसके बीच में है डेनमार्क, जहां पर क्या हुआ आपका सहकारी कृषि आई है। और आपका जो सोवियत संघ है वो तो पूरे रूस की बात है, जो पूरा था आपने पढ़ लिया है ना, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने एक एक करके सारी कृषियों को पढ़ लिया है, सारी कृषियों को हमने नंबर से पढ़ा। हमने जो नॉर्मल कृषि थी, आदिम निर्वाह कृषि, उनको पढ़ा। फिर हमने आज जो पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, हमने रोपण कृषि पढ़ी, हमने मिश्रित कृषि पढ़ी है, हमने डेयरी कृषि पढ़ी है, भूमध्य सागर कृषि पढ़ी है, फल सब्जी पढ़ी है। सिर्फ सब्जी हो, सब्जी फल और उद्यान पढ़ी है। सिर्फ सब्जी हो तो ट्रक फार्मिंग है, कारखाना कृषि करी है, जिसमें पशुओं के लिए हम कुछ उत्पादन रखें। और अंत में हमने पढ़ी है बड़ी ही मोस्ट सहकारी और सामूहिक कृषि। ये आपका कृषि वाला काम हो गया। एक छोटा सा पार्ट और बच रहा है प्राथमिक क्रियाओं के अंदर ही, क्योंकि प्राथमिक क्रिया है, इसमें एक किताब में और दे रखा है, उसको बोलते हैं हम खनन। क्या बोलते हैं? खनन। देखिए खनन क्या है, इसको समझिए। खनन क्या होता है? सामान्य शब्द में बात करें कि जिस जगह से हम भूमिगत पदार्थों को निकालते हैं, तो जो भूमिगत पदार्थ को निकालते हैं उसको बोलते हैं खनिज। जिस क्षेत्र से निकालते हैं उसे बोलते हैं खान, और जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं खनन। सीधा सा अर्थ है कि जिस क्षेत्र में से आप खनन कार्य कर रहे हैं, कुछ चीज निकाल रहे हैं, भूमिगत पदार्थ, लोहा निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, तो वो जो निकल रहा है वो तो खनिज है। जिस क्षेत्र में से निकल रहा है वो खान है, और जो क्रिया है वो खनन है। ठीक है। अब खनन की विधि है क्या होती है ये समझिए आप। खनन की विधियां बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। खनन की विधि क्या होती है कि एक तो क्या होता है कि आप खनन कर रहे हैं, तो खनन करेंगे आप तो क्या करेंगे कि आप इसको ये समझिए कि खनन जो है, खनन की शुरुआत भी समझिए बेटा। खनन अभी से नहीं है, आपको पता है। अगर हम प्राचीन काल से बात करें तो हमारे यहाँ पर ताम्र युग भी आया था। इतिहास से बात करें, कांस्य आपके युग भी आता है, लोह युग भी आता है। तो ये खनन की शुरुआत तो पहले से हो रही। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आती है, कौन सी क्रांति आती है? औद्योगिक क्रांति आती है। उस औद्योगिक क्रांति बाद में जो खनन कार्य है वो बड़ा ही अच्छे स्तर पर चले गया। अब खनन की विधियां, अगर हम कोई भी खनन कार्य कर रहे हैं ऊपरी धरातल से कर लेते हैं, धरातल से, जैसे मान लीजिए कुछ खोदकर फावड़े से कर रहे हैं, कुछ मजदूर लग रहे हैं आराम से, तो इसको बोलते हैं हम धरातलीय, या फिर दूसरा नाम इसका विवर्त खनन। विवर्त खनन। अब चूंकि आप देख रहे हो हमने ऊपर ऊपर से निकाल लिया, आपको परेशानी नहीं, तो ये क्या है? सबसे सस्ता, सबसे सस्ता एक तरीके से क्या है? खनन है। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आती, सबसे सस्ता है। उत्पादन भी क्या होता है? शीघ्र होता है। जल्दी से आपको निकाला, उत्पादन भी क्या होता है? शीघ्र होता है। और सबसे उत्पादन में से होता है और अधिक भी होता है, उत्पादन भी अधिक होता है। आपने भूमि में से ही निकाल लिया, आपने महज 100-200 मीटर की गहराई पर आपने निकाल लिया, 50 मीटर की गहराई पर निकाल लिया, तो वो आपके इसमें आ जाएगा, धरातलीय खनन, विवर्त खनन। दूसरा जो खनन है उसका नाम है कूपकी, कूपकी या भूमिगत खनन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि भूमि धरातल है, धरातल से अंदर लंबवत रूप में कुछ खनन करके वहां पर नीचे जहां पर खनन पदार्थ है वहां पर मजदूर जाते हैं, वहां लाइटों के द्वारा लाइट की व्यवस्था की जाती है, रोशनी की व्यवस्था की जाती है, आपके प्रॉपर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है, और थोड़ा सा वहां पर जो जाते हैं किसके द्वारा? लिफ्ट के द्वारा जाते हैं, लिफ्ट के माध्यम से जाते हैं। अगर आपने कुछ मूवी के अंदर भी देखा होगा, जैसे अभी मूवी आई KGF, आपने वहां भी देखा होगा कि लिफ्ट के माध्यम से वो अंदर जाते हैं और फिर वहां से वो खनन करके वो वापस बाहर आते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा जोखिमपूर्ण है। ये खनन क्या है? थोड़ा सा जोखिमपूर्ण है, जोखिमपूर्ण है। इसमें पूंजी भी बहुत ज्यादा लगती है। मैंने बता दिया, लिफ्ट भी बनाएंगे आप, खड्डा भी करेंगे आप, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करेंगे। इसमें जोखिमपूर्ण क्यों है? कि दुर्घटनाएं होती रहती है, कभी भी जहरीली गैस निकल गई, तो जहरीली गैसों के कारण भी क्या होता है? वहां पर क्या हो जाती है? मजदूरों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा जोखिमपूर्ण है। ठीक है ना। और ये क्या है कि इसमें दुर्घटनाओं की संभावना होती है। लेकिन अगर होता है ना कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। समुद्र की गहराई में अगर आपको समुद्र में अगर मोती चाहिए तो गहराई में जाना पड़ेगा, आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो वैसे ही अगर आपको अच्छी मात्रा की खनिज चाहिए, जैसे कोयला है, कोयला आपको पीट चाहिए तो ऊपर ही मिल जाएगा, लेकिन एंथ्रासाइट चाहिए तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा। लोहा चाहिए तो आपको अच्छी गुणवत्ता का खनिज चाहिए तो आपको भूमिगत खनन करना पड़ेगा, जो गहराई में मिलेगा। तो धरातलीय खनन में आपको सामान्य खनिज मिल जाता है, जो प्रचुर मात्रा में होता है। आप खनिज की विशेषता देखेंगे तो खनिज की विशेषता ये होती है कि जो अच्छी गुणवत्ता का जो खनिज होता है वो कम मात्रा में मिलता है और फैली अवस्था में मिलता है।
और जो कम गुणवत्ता का होता है वो हर जगह मिल जाएगा आपके। अब देखो खनन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, पहला तो है भौतिक कारक। भौतिक कारक का मतलब क्या है कि खनन क्या, जो भी आप खनन कर रहे हैं, जिस भी कार्य कर रहे हैं, उस खनन का आकार कैसा है। अगर मान लीजिए उसका आकार कितनी मात्रा में है तो वहां खनन होगा, और उसकी गुणवत्ता कैसी है। सपोज कीजिए कि उसकी खनन तो मतलब खनिज तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी गुणवत्ता बिल्कुल खराब है। मान लीजिए कोई पत्थर मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता खराब है, तो वहां खनन कार्य आप करेंगे नहीं। तो खनन को प्रभावित करने कार्य भौतिक कारक में उस खनिज का आकार कितना है, कितनी मात्रा में है और उसकी गुणवत्ता कैसी है, ये डिपेंड करेगा। दूसरा है आर्थिक कारक। दूसरा क्या है? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर क्या आएगा कि जो खनिज है वो कितना उपयोग में है ना, वहां पास में कितना बाजार है, उसकी मांग कितनी है, वो मांग के लायक भी है नहीं है, यानी उस वक्त वर्तमान स्थिति में उसकी मांग भी है उस क्षेत्र के बाजार में, तो ये उस पर निर्भर करेगा। तो भौतिक कारक और आर्थिक कारक इसको डिपेंड करते हैं। और वर्तमान में हम कृषि पर बोलते हैं, हम आदिम निर्वाह से चले गहन निर्वाह में आए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में आए और फिर विभिन्न रूपों में आ रहे हैं। मिश्रित कृषि से आ रहे हैं, डेयरी कृषि, सामूहिक कृषि वर्तमान में चल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं खनन के लिए, तो खनन के लिए बेटा क्या है कि जो विकसित देश हैं वो खनन कार्य से अब दूर हट रहे हैं, खनन कार्य से दूर हट रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि श्रम चाहिए, मजदूर चाहिए, और वो भी क्या चाहिए? मजदूर। अब विकसित देशों में मजदूर नहीं मिलेंगे, इसलिए जो विकासशील देश हैं जैसे भारत जैसे देश हैं, आपके अफ्रीकन जो एशियाई देश हैं, या फिर हम बात करें अफ्रीका जो है, अफ्रीका वाले देश हैं, वो खनन कार्य हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है? सस्ता श्रम भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सस्ता श्रम भी मिल जाता है, वो आसानी से वहां पर काम कर लेते हैं। जो विकसित देश क्षेत्र क्या कर रहे हैं? वो खनन कार्य के अलावा और कुछ काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। थोड़ा समय लगा, अब आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको पाठ रेगुलर मिले और आपको समझ में आएगा। आप उसको देखिए और कोई समस्या तो मुझसे पूछिए। प्राथमिक कार्य में हमने जो हमसे जुड़े हुए हैं, आखेट है, भोजन संग्रहण है, पशुपालन है, कृषि और खनन को पढ़ा, और आप इसको पढ़िए और लगातार पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।